हाय एवरीवन। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले नेचर ऑफ फ्रूट्स। अभी कल तक हमने लास्ट टाइम तक हमने रूट्स के बारे में देख लिया था और रूट्स निकालने का एक तरीका भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज श्रीधराचार्य मेथड, जिसमें एक्स की जो वैल्यू आ रही थी फॉर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो आ रहा था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये तो आपने वैसे भी 10th क्लास में पढ़ रखा होगा ऑलमोस्ट, है ना। अब जो रूट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है। सो क्या होता है ना कि रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है, नो प्रॉब्लम। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा पॉजिटिव हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही वो नेगेटिव होगा तो रियल डोमेन के लिए बात नहीं बन रही होगी। ठीक है ना, मेरे रूट्स एक्चुअली वो इमेजनरी साइड चले जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है ना। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है दैट इज रूट के अंदर वाला पार्ट है, उसके लिए हम अलग अलग केस बनाते हैं और देखते हैं कि उसका नेचर कैसा आ रहा है ना। और हर नेचर पे मैं क्या क्या निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ। ठीक है ना। एक्चुअली वही ज़रूरी है। आप जब तक वो चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिकली नहीं लिखोगे, कनेक्ट ही नहीं करेगा जब प्रॉब्लम्स आएंगे कि यार करना क्या था, है ना। सो आपके पास में उस टाइप से लिखा होना चाहिए, स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स, ये चीज़ें लिखी होना चाहिए कि यार मैं किस किस स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस को वो कर सकता हूँ, डिसाइफर कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, उसके अंदर इनिशियल स्टेप्स ले सकता हूँ। ठीक है ना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सो नेचर ऑफ फ्रूट्स पहले तो अपन इसके अंदर लिख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। सो पहली चीज़ तो आपकी क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक का रिप्रेजेंटेशन, और वो रिप्रेजेंटेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए भी आपको बताया था कि ए का मतलब होता है कि उसके हाथ जो ऐसे हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो ए अगर ज़ीरो से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ने वाली है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव होने वाला है इसीलिए। अब अगर ए नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ जा रहे होंगे। तो इसलिए ए का साइन रोल प्ले करता है कि उसके हाथ ऊपर जाने वाले या नीचे जाने वाले। ओके। बी, बी क्या बता रहा था, बी बताता है मेरे को एक्चुअली में मैं क्या बोलूँ, वो मिनिमम या मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है। अगर ए पॉजिटिव है तो बी क्या आपको बता रहा होगा कि वो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है ना। और क्या बताता है ये, रूट्स की लोकेशन के बारे में, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है, दैट इज बी, है ना। बी कहीं ना कहीं दोनों रूट्स के मिडिल पॉइंट को थोड़ा सा जस्टिफाई करता है ना, बी की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद सी, सी इज वॉट इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। तो जो बी है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बताता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इंफॉर्मेशन, और सी जो है वो वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन। ठीक है। सो ये ए बी सी कॉन्स्टेंट के बारे में देख लिया। अब एक्स, एक्स जो आता था वो आता था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आता था। ठीक है। अब ये प्लस माइनस है, मतलब एक्स की दो वैल्यूज आ रही होंगी। इसमें ही जो अंदर आपका लिखा हुआ है दैट इज ईयर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सो ये डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करने वाला है कि रूट्स का नेचर कैसा होने वाला है।
इसी को आप डी बोल दो, तो ये डी तीन तरीके से हो सकता है ना। सो थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ओके, अब अगर ये डी मेरा जीरो से बड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। डी जीरो से बड़ा है मतलब इसके रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल होने वाले है ना भाई। अंदर का बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस में टूट जाएगा। एक प्लस जा रहा होगा और एक माइनस जा रहा होगा, तो अब वो प्लस और माइनस को सॉल्व करोगे तो रियल तो आएंगे ही सही पर डिस्टिंक्ट भी आएंगे। ठीक है, अब वैसे ही अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट ही हट जाएगा और एक्स की वैल्यू सीधी सीधी माइनस बी बाई टू आ जाएगी। पर क्वाड्रेटिक है, डिग्री टू है, तो रूट एक तो आना नहीं चाहिए, रियल रूट आएगा तो दो आएंगे। तो दो रियल रूट हैं पर वैल्यू एक ही आ रही है, इसका मतलब वही वैल्यू है पर दो बार आ रही है। कहने का मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है। तो जब भी दो इक्वल रूट्स की बात बारी आती है तो आपके दिमाग में ये थॉट चलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट कितना होएगा, जीरो। क्योंकि लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन इसी चीज पे था, इक्वल रूट्स। तो आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कंडीशन भी वहां पे रख के सॉल्व कर सकते थे। पर उस टाइम पे मेरा क्वेश्चन को बताने का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं होता अगर मैं नेचर ऑफ फ्रूट से बताया था। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे मेरे को नेचर ऑफ फ्रूट डिस्कस ही नहीं करना था, मेरे को वहां पे डिस्कस करना था सम ऑफ क्वेश्चन को, इसीलिए उस डायरेक्शन में गए थे। ठीक है ना, यहाँ पे ये अभी नेचर ऑफ फ्रूट ही चल रहा है तो इसको इस तरीके देखेंगे। अब लेस देन जीरो के लिए सोचेंगे कि ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और रूट के अंदर ही क्वांटिटी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी साइड चला जाएगा। रियल वैल्यूज के लिए इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, इन तीनों चीजों को ही हमको स्टडी करना है। सो लेट्स गो विद इट। तो अभी हेडिंग तो हम डाल ही चुके थे खैर, लेकिन फिर भी एक उसमें वाइट को ही यूज करते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स ऐसा लिख लेता हूं। अब इसके बाद में ये पूरी चीज दो पार्ट में सेपरेट हो, है ना। सो जिसमें एक पार्ट क्या है मेरा, कि मेरा डी क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक पार्ट क्या बोल रहा है, डी मेरा क्या हो जाए, लेस देन जीरो। तो जब डी जीरो से छोटा हो रहा है मेरे रूट्स क्या बन रहा है, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं, है ना। अब इस साइड देख रहे हो तो इस साइड क्या बन रहा है, रियल रूट्स बन रहे हैं। अब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब दो केस और बनेंगे। सो दो केस क्या बनेंगे, देखो, एक बनेगा जब डी मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक क्या बनेगा जब डी मेरा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब जब डी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था यहाँ पे कि अगर डी मेरा जीरो से बड़ा है, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, ये चीज मेरा एक वैल्यू देगा और वो वैल्यू प्लस माइनस के रूप में एक्स की दो वैल्यू क्रिएट करेगा, वो भी अलग अलग। तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल तो है बट डिस्टिंक्ट भी है, तो क्या बोल लेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। यहां तक ठीक है, ओके। इक्वल रूट्स, डी इक्वल टू जीरो, अगर डी जीरो हो गया, फिर बताया था आपको ये पूरा पार्ट जीरो हो गया है, ये वाला पार्ट, तो माइनस बी बाई टू ए बचेगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, मतलब एक ही रूट आ रहा है। सो ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका कितना, माइनस बी बाई टू ए, इस तरीके से, है ना। या फिर अगर आपको वो पी ऑफ एक्स ध्यान हो, जो पी ऑफ एक्स में लिखा क्या था, एक्स प्लस बी बाय टू ए
इसका स्क्वायर, और क्या लिखा था, -d/4, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। ये अपनी बन रही थी जब अपन रूट्स की श्रीधराचार्य फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तब। तो अगर x की वैल्यू -d/2 है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, p ऑफ x -d/4 आ जाएगा, है ना। हाँ, जब x की ये वैल्यू होगी तो। और अगर दूसरे तरीके से बोलूँ मैं, तो d को जीरो रख दूं, इसको मैं जीरो रख दूं, तो px मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो px क्या बन रहा होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आप एक और निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हो कि मेरी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है जब d क्या होता है, जीरो के इक्वल। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तरीके से x के साथ में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया है और उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो वन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मोनिक है। क्या है, मोनिक। सो टर्मिनोलॉजी के रूप में मोनिक लिखा आ सकता है यहाँ पे, लेकिन हर क्वाड्रेटिक मोनिक तो नहीं होगी, है ना। सो ये जनरलाइजेशन सही जनरलाइजेशन तो नहीं है, एक लीडिंग कोएफिशिएंट इसको देना चाहिए। लेट्स से के है, नाउ it becomes a more, I mean what we can say, a more correct way to represent the quadratic in case of what, d equal to zero। ठीक है, सो ये क्या आ गई है, परफेक्ट स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये ऐसा है कि ये अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। ये क्वाड्रेटिक ऐसी आएगी और एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो ये ऐसा केस बनेगा जिसमें ये टचिंग पॉइंट होगा -b/2a, कॉमा 0। पाई की वैल्यू तो 0 आने वाली है, ये ऐसा बनेगा। जब ये ऐसा बनेगा इक्वल रूट्स में, तो डिस्टिंक्ट रूट में आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये दो बार इंटरसेक्ट करेगा। ये कुछ इस तरीके, है ना। और इसका मिनिमम पॉइंट क्या था -b/2a, कॉमा -t/4। ये कब की बात है, जब मेरा ए कैसा हो, पॉजिटिव, ए नेगेटिव हो तो ये जस्ट पलट जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसा। अब इसी में अपन और आगे इस तरफ देख लेते हैं। तो इमेजनरी रूट्स का मतलब क्या है, अगर इमेजनरी रूट्स हैं तो मेरी जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगी, ऊपर से ही निकल जाएगी। अगर वो ऊपर से निकल रही है, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, पी ऑफ एक्स तो कभी जीरो हो ही नहीं रहा है। और अगर पी ऑफ एक्स जीरो नहीं हो रहा है, पी ऑफ एक्स नेगेटिव भी नहीं हो रहा है, पी ऑफ एक्स ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज पी ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन डी लेस देन जीरो। ये आपको याद रखना, ये कई बार काम आएगा। पी ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू पे पी ऑफ एक्स क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और ये रिजल्ट हमने यूज भी किया है जब हम बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि क्वाड्रेटिक का नेचर, आई मीन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो क्या होएगा, इमेजनरी रूट्स आएंगे। अगर इमेजनरी रूट्स हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, साइन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा होता था कि वो बेचारा पूरे क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाता था, है ना, और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्वेबल हो जाता। ठीक है, ये आ गया एक। अगर इसमें ऐसा है तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ये नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, इट्स ओके, बट ये जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, आप देख सकते हो, है ना। लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं, ये नेगेटिव भी होएगा, ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। होपफुली ये स्टेटमेंट आपको समझ आया।
पी ऑफ एक्स 0 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से जारी होगी। ठीक है। अब उसके बाद में जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में, है ना। सो कहने का मतलब अगर मेरा अल्फा अल्फा ऐसा आ रहा होगा p प्लस आई क्यू इस फॉर्म, तो जो बीटा आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा बट विथ नेगेटिव साइन। तो एक p प्लस आई क्यू आएगा, दूसरा p माइनस आई क्यू आएगा। मतलब इमेजिनरी रूट में अगर आपको एक रूट पता है तो दूसरा रूट आप डायरेक्टली बोल सकते हो, उसके बस कॉन्जुगेट पेयर करो। अब क्या होता है ना, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। पर चूंकि यहाँ पे आई है तो आई का स्क्वायर माइनस साइन देता है, जिससे अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तभी इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। अगर रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे। ठीक है। या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जा रहे होंगे, उस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है। और अब मैं इसके सम की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा, 2p। 2p मतलब एक रियल वैल्यू आ रही होगी, तो रूट्स का सम एक रियल वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से भी थोड़ी थोड़ी निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब ऐसे ही अपन डिस्टिंक्ट रूट को भी देखते हैं। क्या डिस्टिंक्ट रूट में अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट था ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या होने वाला है, तो क्या होगा, मेरा जो x था वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये अंदर की चीज, एक सेकेंड, येलो, ये अंदर की चीज, ये अंदर की चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर हुई तो रूट से बाहर आ जाएगी, और रूट से बाहर आ जाएगी मतलब एक नंबर आ रहा होगा, और वो नंबर बी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके और 2a के साथ डिवाइड होके एक रेशनल नंबर क्रिएट कर रहा होगा। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, रूट्स आर रैशनल। ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या बन जाएंगे, इरेशनल रूट्स। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और जब इरेशनल होते हैं रूट्स, जब भी इरेशनल रूट्स होते हैं तो वो भी पेयर में आएंगे, क्योंकि रूट को आप सिंप्लीफाई तो कर नहीं पाओगे। तो जो भी क्वांटिटी रूट में आएगी वो एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर एक रूट आपको a प्लस रूट बी के फॉर्म में है तो नेक्स्ट रूट a माइनस रूट बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ रिजल्ट अपन ने निकाले हैं बाय गोइंग इन नेचर ऑफ फ्रूट्स, टॉपिक नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। रिजल्ट उसमें और भी हैं, पर रिजल्ट कनेक्ट करने के लिए अब आपको प्रॉब्लम से जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा है कि मेरे को तो पता है, पर उनको बताने के लिए मेरे को आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मे भी शायद आप कंक्लूड नहीं कर पाओ, आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाओ उस लेवल पे, है ना। तो बेटर है मैं आपको कुछ इजी प्रॉब्लम से वो निकाल के बताऊं, उसके बाद आप कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाओ, रादर देन मैं बस जस्ट बोल दूं। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, फिर आप क्या कर लोगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपके पास पूरा इन डेप्थ कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मेंस के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप याद कर लो, ये आप सिंगेज फॉलो कर सकते हो, एनी बुक, कोई दिक्कत नहीं। बट
deep analysis is required. Okay, it is the fundamental need, है ना, ऑफ आईटी एडवांस, कि भैया आपको हर टॉपिक बिल्कुल स्थायी रूप से अच्छे से बैठ के शांति से स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अच्छे प्रॉब्लम में गच्चा खा जाओगे और विद इन अ टाइम नहीं कर पाओगे। भाई दिन भर ले लो, साल भर ले लो तो बात अलग है, पर आपको गिवन टाइम में करना है ना, तो उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने देखा है, उनको पढ़ने के तरीके में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है ना। बाय डीबीपीज और प्रैक्टिस शीट की बजाय आप जो थ्योरी पार्ट है उसको एनालिसिस में टाइम दो, खुद के नोट्स इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है आपको, है ना, उसी में वर्क करो। क्या क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, आप धीरे धीरे प्रॉब्लम सेटर की तरीके से सोचने लग जाओगे। इस टाइप पे मैं एक लिस्ट वो भी बनाऊंगा, प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन को चेंज करना है, कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करना है, और एक सिंपल क्वेश्चन को कैसे मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ। ठीक है, सब कुछ करेंगे हम, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, सो प्रॉब्लम सीख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है।